तो आप लपेटे में आने के लिए तैयार हैं? लेकिन जितना तुम आज लपेट सकते हो, तुमको पूरी इजाज़त है, क्योंकि तुम खास हो। असल में बचपन में जासूस बनना चाहता था। बाप पे भी शक करो, मैं तो कहता हूँ कि शक पे भी शक करो। तो जब शक पे भी शक करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। तो क्रॉस चेक, फैक्ट चेक। क्राइम की कहानी आपका सबसे जो मशहूर है, क्राइम की कहानी सुनाऊंगा, ये थॉट कैसे? ये थॉट आया मुझे मेरी बेटी से। जासूसी या फिर क्राइम रिपोर्टिंग का मैं किसी को क्रेडिट देता हूँ तो सिर्फ दो लोगों का, अगर मैं हूँ। पहली इब्न सफ़ी, जिसने एक आइडिया दिया कि हाँ एक जासूसी क्या होती है। दूसरे मेरे फादर, जिन्होंने मुझे बताया कि लिखा कैसे जाता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। दुनिया ने देखा, आप बगदादी के पीछे वहाँ से सीरिया तक चले गए, आप इराक में गए। सबसे एक ऐसा वाक़या जहाँ लगा हो शम्स ताहिर खान को, ये गुरु आज तो गए जब जा रहे थे। ISIS के कुछ आतंकवादी जो थे, उन लोगों ने घेर लिया था। मैं था और मेरे साथ दो कुलीग थे, गौरव और एक कृपाल जी। आज लगता है कि मेरी स्टोरी जो है वो मेरे शो पे चलेगी। तो सही मानों में आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और लगा नहीं था कि कभी इंडिया लौट के आएंगे। वर्ल्ड में आपने दाऊद छोटा राजन से लेके अब लॉरेंस विशोई तक धमकी मिली शम्स ताहिर खान को कि एक रिपोर्टर जिसको कोई नोटिस ना आए और एक रिपोर्टर जिसको धमकी ना मिले तो समझ लो वो काम नहीं कर रहा। तो जब नहीं मिलती है तब लगता है कि काम नहीं कर रहा। लॉरेंस विशोई को जेल में बंद हुए 10 साल से ऊपर हो गया। ये जेल जाने से पहले बड़े छोटे थे, जेल जाने के बाद ये बड़े डॉन बन गए। तो ये सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और द लपेटा इंटरव्यू में आज लपेटे में आने में ऐसी शख्सियत है हमारे साथ में जो अभी तक क्राइम की रिपोर्टिंग में पूरी दुनिया को लपेटे में, खासकर जराइम पेशा लोग लपेटे में आते रहे, जिनके जानी मानी शख्सियत और मेरे बॉस रहे शम्स ताहिर खान साहब। पहली दफ़ा हमारे लपेटे में एक जर्नलिस्ट का, वो भी आप जैसी दिग्गज शख्सियत का इंटरव्यू है। बड़े साथ तो काम बड़े दिनों करा, आपके कहने पे मैं इंटरव्यू लेने जाता था, लेकिन मेरा कभी बॉस का इंटरव्यू इस लिहाज से लिया जाए। तो आप लपेटे में आने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच भुवनेश। लेकिन ये जो लपेटने वाली चीज़ है ना, सही बताऊं, पहली बार मुझे बड़ा अच्छा और खूबसूरत लगा कि किसी चैनल का और इस तरीके का नाम आ सकता है। हालांकि बाद में मुझे इतिहास पता चला, लेकिन जितना तुम आज लपेट सकते हो, तुमको पूरी इजाज़त है, क्योंकि तुम खास हो बहुत। शम्स ताहिर खान, आप जनसत्ता जैसे एक प्रतिष्ठित अखबार से आपने करियर शुरू करा। क्राइम रिपोर्टिंग या क्राइम के प्रति दिलचस्पी ही क्यों? असल में बचपन में जासूस बनना चाहता था। अच्छा। मैं इब्न सफ़ी को बहुत पढ़ चुका हूँ, नॉवेल सारे। तो कैरेक्टर है इब्न सफ़ी के एक इमरान, तो मुझे लगता था मैं इमरान अपने अंदर ले आऊँ। तो बड़ी कोशिश की जासूस बनने की, लेकिन उस दौर में ना पता चला कि दिल्ली में जो जासूसी होती है वो सिर्फ ये होती है कि एक लड़का लड़की की शादी है। अब लड़का ठीक है कि नहीं, कोई ऐब है कि नहीं, सिगरेट शराब पीता है कि नहीं। हाँ, भारत में प्राइवेट तो ये डिटेक्टिव पता बस वही करते हैं। डिटेक्टिव यही थे। तो मैंने कहा अब जासूसी करूँ, वो भी शादी के लिए, तोड़वाने या जुड़वाने के लिए, तो रहने दो यार। तो फिर पता चला कि और कैसे जासूस बन सकता हूँ। तो पता चला कि क्राइम रिपोर्टर बन जाओ, उसमें बड़ी जासूसी करने का मौका मिलता है। तो वो एक जो जुनून था, तो बस उस जुनून ने जासूसी से क्राइम रिपोर्टर बना दी। इब्न सफ़ी आप बोलते हैं, इब्न सफ़ी बहुत पढ़ा आपने? इब्न सफ़ी जितनी भी किताबें हैं, करीब 34-36 सारी पढ़ डाली। तो उसी ने आपको जो है मोटिवेट किया? एक्चुअली मुझे जासूसी या फिर क्राइम रिपोर्टिंग का मैं किसी को क्रेडिट देता हूँ तो सिर्फ दो लोगों का, अगर मैं हूँ तो। पहली इब्न सफ़ी, जिसने एक आइडिया दिया कि हाँ एक जासूसी क्या होती है। दूसरे मेरे फादर, जिन्होंने मुझे बताया कि लिखा कैसे जाता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। जी। तो ये दो लोगों का बड़ा मतलब मेरी ज़िंदगी में अहम रोल है कि मैं एक क्राइम रिपोर्टर बनूँ। इसके बाद अखबार से जब टीवी का सफ़र शुरू हुआ, तब आपने जब टीवी ख़ास तौर पे आज तक में, मतलब आपने जुर्म और वारदात से लेके तमाम मशहूर शो किए। तो एक बात बताइए, आप ये फ़र्क कितना लगा एकदम, वो आपके लिए कैसा था अखबार से टीवी में आना? दोनों इसके पहलू हैं। मुझे लगता है कि हर जर्नलिस्ट को थोड़े दिन के लिए सही न्यूज़पेपर में ज़रूर काम करना चाहिए, अखबार में इसलिए कि एक तो आप वहीं से लिखना सीखते हैं, नंबर 2 आपको वहाँ से अपना सोर्स या नेटवर्क बनाने में बड़ी मदद मिलती है। अखबार के लोग होते हैं, कोई कैमरा हाथ में है नहीं, अब तो खैर सोशल मीडिया इसका दौर है। जब जनसत्ता में था उस वक्त टीवी चैनल का इतना वो नहीं था बोलबाला। तो चाहे वो पुलिस वाले हों या बाकी कोई भी हो, क्रिमिनल भी हो, तो वो भरोसा करता था कि आदमी जितना बता रहा हूँ उतना ही दिखाया लिखेगा। तो उससे क्या होता था कि आपको एक सोर्स बनाने का मौका मिलता था और स्क्रिप्ट आपकी सुधर जाती थी। टीवी में थोड़ी सी इसकी कमी महसूस हुई, लेकिन टीवी की अपनी जगह, न्यूज़पेपर की अपनी जगह। पर मुझे लगता है कि जितने भी नए तो टीवी की भाषा को जो आपने अडॉप्ट किया और फिर इस तरीके से फिर एक शम्स ताहिर खान की स्टाइल डेवलप हुई,
वो सफर कैसा? मुझे इससे अखबार से मदद मिला, लेकिन टीवी में मुझे अखबार से आने में बड़ा फ़ायदा हुआ। वो ये हुआ कि चूँकि मैं स्क्रिप्ट समझ चुका था कैसे लिखना है। अखबार की स्क्रिप्ट ज़्यादा मुश्किल है टीवी के मुकाबले, इसलिए कि सपोज़ अगर मैं क्राइम की कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कहीं एक ब्लास्ट हो गया, जैसे रेड फोर्ट पे हुआ था, तो या पार्लियामेंट अटैक पे हुआ जो हुआ, तब मैं चूँकि विजुअल तो दिखा नहीं रहा हूँ, तो अपनी स्क्रिप्ट के ज़रिए, आपकी स्क्रिप्ट में वो ताकत होनी चाहिए कि जब लोग पढ़ें तो लगे कि मैं भी उस जगह पे मौजूद हूँ। मतलब आपको मंजर कशी करनी है, आपको उस स्पॉट पर ले जाना अपने पाठक को। और वो आप कैसे ले जा सकते हैं? जब आप ऐसे लिखेंगे कि हर पढ़ने वाला लगे कि जब ये क्राइम हुआ तो मैं वहीं मौजूद था। तो ये जब वो किस्सा गोई और हाँ, उसको बिल्कुल एकदम विजुलाइज करना, तो अखबार में ये बड़ा चैलेंजिंग है जी। टीवी में उतना नहीं है। लेकिन टीवी में दूसरे तरह का चैलेंज है। टीवी में ये है कि एक जगह क्राइम हुआ, फौरन पुलिस या अगर लेट पहुंचे, क्राइम सीन साफ हो गया, तो फिर जब क्राइम सीन ही नहीं है तो आप दिखाओगे क्या? तो उसके लिए पहले रिक्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वहाँ आपको ये करना है कि पहले कौन सबसे पहले पहुँचना, वक्त का ख्याल, क्योंकि न्यूज़पेपर तो एक 8-9 बजे के बाद कितनी भी बड़ी खबर हो जाए अगले दिन छपेगी। टीवी में नहीं, आप 24 घंटे ड्यूटी पे जी। क्राइम कभी भी हो सकता है, क्रिमिनल आपसे पूछ के तो करेगा नहीं। तो टीवी में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा ज़्यादा टफ है, मेहनत है, लेकिन दोनों की अपनी खूबसूरती है। प्रिंट की भी अपनी खूबसूरती है और टीवी की भी अपनी खूबसूरती है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस दरमियान जो बात कर रहे हैं, अब टीवी से क्यों कहें कि सोशल मीडिया की तरफ, शम्स ताहिर खान मुझे लगता है कि वर्तमान पीढ़ी, मौजूदा पीढ़ी कह लें या वर्तमान दौर में आपके वारदात या किसी क्राइम शो से ज़्यादा आप क्राइम तक और कहानी से ज़्यादा मशहूर है, बल्कि उसकी रीच ज़्यादा है। मैं देखता हूँ आप लोग उसके लिए उसको लेकर आपको रिकॉल करते हैं। आप कभी हम साथ में कार्यक्रम में थे तो मुझे किसी ने ये नहीं कहा, जितने लोग मिले उन्होंने कहा कि आपकी वो कहानी हम सुनते हैं, आपकी कहानी हम रोज़ देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा था शम्स ताहिर खान के लिए? आप एक व्यवस्था में आप मकबूल शख्सियत हैं, आप अपने तरफ से ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन आपको नई चीज़ को अडॉप्ट करना है, आप यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं। दुनिया में किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप तब तक कुछ अच्छा नहीं कर सकते जब तक आप वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते। जब टीवी आया था तो लोग ये कहते थे कि न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाएगा। जब डिजिटल आया और बाकी सोशल मीडिया, तो लगा कि फिर टीवी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वक्त के साथ बदलना और ढालने की ज़रूरत है। आज की डिमांड ये है कि हर हाथ में मोबाइल है, हर शख्स जर्नलिस्ट है। अब यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ का भी शायद मतलब नहीं रह गया, इसलिए कि अब कोई भी खबर कहीं से भी कोई भी एक आम आदमी ब्रेक कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं प्रिंट में काम कर चुका हूँ, टीवी में काम कर चुका हूँ, तो अगर मैं डिजिटल को, सोशल मीडिया को इग्नोर करता हूँ तो ये मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि जितनी शिद्दत से मैंने उन 2 जगह पे काम किया है, उसी तरीके से मुझे डिजिटल को अपनाना चाहिए। और यही वजह है कि मैं शुरू से लगा रहा। हाँ, बेशक कहानियाँ लोग बहुत सुनते हैं, बहुत सारे प्यार मिलता है। क्राइम की कहानी आपका सबसे जो मशहूर है, क्राइम की कहानी सुनाऊंगा, ये थॉट कैसे? ये थॉट आया मुझे मेरी बेटी से। उसकी वजह है कि मैं बचपन से, बेटी जब भी घर जाता था तो कहती थी कि कहानी सुना। और हाँ, होता है बचपन में, हम लोग भी कहते हैं नानी दादी से। तो मैंने उसको करीब 5-10 हज़ार कहानियाँ तो सुना दी होंगी। अब वो सारी ऐसी ऊट पटांग कहानियाँ जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो सुनाते मुझे लगा कि कहानी का भी एक फार्मूला होता है जो हम बचपन में नानी दादी से सुने, कि एक ओपनिंग, एक मिड में आना, फिर एक क्लाइमैक्स। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो क्राइम जैसे सीरियस चीज़ हो, अगर उसको आपको एक, ये बेसिक कहा जाता है स्टोरी टेलिंग, तो मीडिया में स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर एक कहानी को आप उसी अंदाज में कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं समझ पाते हैं, अगर उसको आप कहानी में करते हैं, किसी भी टेढ़े सब्जेक्ट को भी बहुत ईजिली समझ जाते हैं लोग। तो ये वहाँ से आया। वो आप मैंने देखता हूँ, उसमें सुनता हूँ किस तरीके से आप सिचुएशन को शब्दों के साथ बांध कर और उसको किस तरीके से किस्तों में पेश करना है। आपको ये बात एक ही है, घटना एक ही है, वही अखबार के एक कॉलम की न्यूज़ है, लेकिन आपकी कहानी में बहुत ही बारीक एलिमेंट का आपको मिस नहीं करते हैं आप, मतलब छोटे से छोटे एलिमेंट को। एक्चुअली उसका मुझे एडवांटेज है, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग इतने बरसों से कर रहा हूँ कि मुझे कहानी सुनाने से पहले एक तो रिसर्च बहुत करता हूँ, 8-10 अलग अलग जगहों से क्रॉस चेक। क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग में क्या है ना कि एक बार अगर आपकी इमेज ख़राब तो सब खराब। अगर आपको सामने वाले को लगेगा यार ये झूठी स्टोरी सुनाता है, तो 2-3 गलती की आपने, और उसके बाद फिर लोग आपको बहुत सीरियसली नहीं लेंगे। तो आपको फैक्ट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्रॉस चेक। जैसे मेरा एक डायलॉग है कि एक था ना कि बाप पे भी शक करो, मैं तो कहता हूँ कि शक पे भी शक करो। तो जब शक पे भी शक करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। तो क्रॉस चेक, फैक्ट्स चेक, अलग अलग जगहों से उसको चेक करना, और
फिर उस कहानी का ताना बाना बुनने में परेशानी नहीं होती, इसलिए क्राइम रिपोर्टिंग के अलावा लाइफ में कुछ गया ही नहीं। इसी क्राइम रिपोर्टिंग की जब बात आती है तो खतरा जुड़ जाता है। शमशायर खान तो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों पे गए हैं, दुनिया ने देखा। आप बगदादी के पीछे वहाँ से सीरिया तक चले गए, आप इराक में गए। सबसे एक ऐसा वाक़या जहाँ लगा हो शमशायर खान को कि गुरु आज तो गए? वो इराक में ही लगा था जब मौसूल जा रहे थे। मौसूल जब जा रहे थे, ISIS के कुछ आतंकवादी जो थे उन लोगों ने घेर लिया था। मैं था और मेरे साथ 2 कुलीग थे, गौरव और एक कृपाल जी। तो उस वक्त लगा था, क्योंकि मैं लगातार 5 साल तक वारदात में मैंने वो सारे शो बनाए थे ISIS बगदादी के। और ISIS वाले ऐसे मारते हैं कि नारंगी का रंग का कपड़ा पहना देते हैं और उसके बाद कभी गला काटते हैं, कभी गोली मारते हैं, कभी आपको पिंजरे में कैद करके जला देते हैं, कभी पिंजरे में बंद करके स्विमिंग पूल में डुबा देते हैं, वो शूट भी करते हैं, कभी कार में आपको बंद करके उस कार को उड़ा देते हैं। तो मुझे उस पल ये लगा कि आज लगता है कि मेरी स्टोरी जो है वो मेरे शो पे चलेगी। तो सही मानों में आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और लगा नहीं था कि कभी इंडिया लौट के आएंगे। लेकिन फिर खैर इराक़ी आर्मी वक्त पे पहुंची, बचे और फिर इंडिया आए। सब लिखा होता है। अपराध की दुनिया में अंडरवर्ल्ड, चोली दामन, और अंडरवर्ल्ड में आपने दाऊद छोटा राजन से लेके अब लॉरेंस बिश्नोई तक धमकी मिली शमशायर खान को? एक हमारे पुराने एडिटर थे, सीरियस धमकी, मतलब प्रभात जोशी जी। जी जी बिल्कुल। उनकी 2 लाइनें थी कि एक रिपोर्टर जिसको कोई नोटिस ना आए और एक रिपोर्टर जिसको धमकी ना मिले तो समझ लो वो काम नहीं कर रहा। तो जब नहीं मिलती है तब लगता है कि काम नहीं कर रहा। धमकियाँ बहुत सारी मिली, लेकिन मेरा मानना है कि जो मारने वाले होते हैं ना वो धमकी नहीं देते हैं, वो खामोशी से मार देते हैं। क्या बात की, बहुत बड़ी बात की हो, क्या बात है। अच्छा, ये आपको फ़र्क क्या लगता है? आपने तो दाऊद छोटा राजन वाला भी पीरियड देखा, क्या अभी वर्तमान में वही स्थिति है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, पूरे जो दहशत का माहौल है? नहीं, ऐसा नहीं है, उन दोनों में फ़र्क था। ये ग्लैमराइज किया गया, ये भी कहा गया मीडिया ने। बहुत हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, मीडिया वाले। मैं अपने आप को भी इसको इंक्लूड करके कहता हूँ कि हम लोगों ने मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया है, ठीक है। अब लेकिन उस दौर अंडरवर्ल्ड को छोड़िए, अब अंडरवर्ल्ड नाम की वैसे चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन पूरी तरह ख़त्म हो गया, ये भी गलत है। अब ये जो नया अभी अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग, फ़र्क ये है कि पहले के लोग खुले में सब कुछ करते थे और खुल के और सारे क्राइम को अंजाम देते थे। ये चेंज बड़ा ख़तरनाक है। ये कि जितने भी बड़े इस वक्त गैंगस्टर हैं या डॉन हैं वो सब जेल में हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जेल में बंद हुए 10 साल से ऊपर हो गया। ये जेल जाने से पहले बड़े छोटे थे, जेल जाने के बाद ये बड़े डॉन बन गए। तो ये सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि आप जेल से इंटरव्यू दे रहे हैं सर, ये जेल के अंदर से इंटरव्यू, जेल के अंदर से फ़ोन, जेल के अंदर से ऑपरेट, जबकि हर जेल के ऊपर जेल मैनुअल में जैमर लगा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस सारे फ़ोन पे धंधा चल रहा है। तो सामने वाले को भी अगर किसी ने धमकी दी तो ये सोचता है कि यार वो तो अंदर से धमकी दे रहा है, तो जो अंदर से भी कर सकता बाहर आएगा तो क्या करेगा? ये अलग तरह की दहशत है। इसको बढ़ावा देने, इसके लिए एक तो जेल का पूरा सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, और दूसरा ये सोचना पड़ेगा कि जिनको आप पकड़ कर अंदर करते हैं, अंदर की दुनिया उनके बाहर से दुनिया ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा नाम कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर जैसे लोग जेल में से बैठे बैठे 200 करोड़ कमा रहे ठग के, तो ये फिर कहाँ जा रहे हैं? तो ये बदलाव है कि उस वक्त के 90s के अंडरवर्ल्ड का, अब ये कि अब जेल के अंदर जो है वो ज़्यादा बड़ा डॉन है क्योंकि वो वहीं से ऑपरेट कर रहा है। दूसरा ये, अब वर्तमान दौर, आखिरी सवाल, आपको जाना भी है, आपकी ट्रेन है। एक आखिरी सवाल शम्स भाई, अभी जो दौर है, मैं इतने साल टीवी में रहा, जब निकला हूँ तो 2 भागों में बट चुका है। मोदी मीडिया कहते हैं, क्राइम में इतना नहीं, लेकिन आपके ऊपर कभी सब बड़ी ईमानदारी से जवाब मैं चाहूँगा कि किस तरह का कोई प्रेशर? आपने तो केवल क्राइम नहीं, बहुत अलग अलग मुख्तलिफ उस पर आपने वो करा है, क्या दौर बदल गया? मुझे लगता है मेरा जवाब सबसे ज़्यादा बेहतर तुम ही समझ सकते हो, क्योंकि तुमने लंबे साल तक मेरे साथ काम किया है। मुझे लगता है कि मीडिया में दौर बदला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेशर होता है। मैं अपने आप को खुशनसीब इसलिए मानता हूँ कि एक तो मेरी बीट क्राइम रिपोर्टिंग है। क्राइम रिपोर्टिंग में शायद पॉलिटिकल उतना कोई मतलब मायने रखता नहीं है। भाई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, मर्डर हुआ तो हुआ है, रेप हुआ तो हुआ, आपको रिपोर्ट करनी है तो वो करता हूँ। दूसरी बात, हाँ, ऐसे भी क्राइम में भी स्टोरीज आते हैं जिस पे लेके प्रेशर होता है कि नहीं करो। मैं अपने आप को इसलिए लकी मानता हूँ कि आज तक मुझे कभी मेरे किसी भी बॉस ने ये नहीं कहा कि ये स्टोरी नहीं करना, या इसका ये लाइन होनी चाहिए, या इसको गिरा दो, या इसको लंबा कर दो, या इसको छोटा कर दो। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं पूछते हैं कि आज के शो का नाम क्या है। तो ये आज़ादी मिलनी बड़ी बात होती है, और इसी आज़ादी की वजह है कि मैं शायद अब तक क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जिस दिन लगेगा कि इस आज़ादी पे हनन है,
शायद पहला शख्स होगा जो भाग जाऊंगा। क्या बात। एक आखिरी सवाल, मन में एक सवाल था, शम ऐसा कहते हैं कि जो लगातार क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं वो उनके लिए कत्ल या फिर जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम देखना रोज़मर्रा की बात हो जाती है, लेकिन शम्स ताहिर खान को इतने सालों में किसी एक ऐसी वारदात जिसने भीतर से हिला के रख दिया हो, नींद नहीं आई हो? बिना सोचे हुए निर्भया केस जब हुआ तो मुझे याद है कि मैं लगातार जब स्क्रिप्ट लिखता था तो रोता था, और कई मेरे कुलीग थे जो कहते थे कि बॉस क्या हुआ, आप रो भी रो। वो ऐसा इंसिडेंट मतलब अपनी ज़िंदगी में इसलिए नहीं मैंने देखा क्योंकि निर्भया की कहानी सबने सुनी, लेकिन मैंने निर्भया को उस रात 16-17 दिसंबर की रात आईसीयू में देखा था, बल्कि 17 और 18 दिसंबर की रात। और वो एक डॉक्टर थे वहाँ पे आईसीयू में, वो इत्तेफाक से जानने वाले थे जी। जब उन्होंने निर्भया के जिस्म के ज़ख्मों का हिसाब किताब बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, मैं वहीं रोने लगा था। मुझे नहीं लगा था कि कभी कोई ऐसी हैवानियत किसी के साथ हो सकती है। वो केस है जो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। कंक्लूड आप ही की सर, मैं तो कह सकता हूँ सर की कहानियाँ आप खूब देखते हैं। नहीं, कहानियाँ खूब देखते हैं। अब मुझे जो बताया, बहुत ही टैलेंटेड भुवनेश लपेटा, एक तो ये नाम में ही अपनी इतनी कशिश है कि मैं क्या कहूँ। तो ज़रूरी नहीं है लपेटा को नेगेटिव में मत लीजिएगा, पॉजिटिव में भी लीजिए। मतलब दुनिया की जितनी भी चीज़ें, खुशी, गम, अच्छाई, बुराई, जीत, हार, उम्मीद, नाउमीदी, कामयाबी, नाकामी, हर चीज़ को कोई ना कोई चीज़ लपेटती है। तो जब सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा का हर हिस्सा आपके लपेटने से जुड़ा है तो फिर लपेटा आप ही का है। तो बस लपेटते रहिए और लपेटते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए अपना, और बस आप देखिए इनको आप लपेटिए और बदले में फिर आपको क्या देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर।